किसी भी देश की जो रूल बुक होती है यानी उसका संविधान, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। उसे अपने लोगों के साथ, वक्त की ज़रूरतों के साथ बदलना होता है, इवॉल्व होना होता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि भारत का संविधान समय के साथ कैसे बदलता है। चलिए इसी सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या एक नियमों की किताब जो दशकों पहले लिखी गई थी, वो आज के हर चैलेंज का सामना कर सकती है? असल में यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और इस सवाल का जवाब है नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे एक जीवित दस्तावेज यानी एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह देखा था। एक ऐसी नींव जो मजबूत तो हो, लेकिन इतनी भी कठोर ना हो कि आने वाले कल की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल ही ना सके। तो ठीक है, अगर संविधान बदल सकता है तो अगला सवाल ये उठता है कि कैसे? चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और इस बदलाव की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ये जो बदलने की शक्ति है, ये कहीं से भी नहीं आती। हमारा संविधान खुद अपने आर्टिकल 368 के तहत संसद को ये अधिकार देता है। और ये आर्टिकल सिर्फ शक्ति ही नहीं देता, बल्कि उस शक्ति को इस्तेमाल करने का पूरा तरीका भी बताता है, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर पाए। तो किसी भी संशोधन का सफर आसान तो बिल्कुल नहीं होता। देखिए, इससे पहले संसद के दोनों सदनों से पास होना पड़ता है। फिर कुछ खास मामलों में तो देश के आधे राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है। और आखिर में जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, तब जाके ये संविधान का हिस्सा बनता है। मतलब ये एक काफी मजबूत और मल्टी लेवल प्रक्रिया है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि संविधान में हर बदलाव एक ही तरीके से नहीं होता। संशोधन कितना मुश्किल होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि संविधान के किस हिस्से को बदला जा रहा है। इसके लिए कुल 3 अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं। पहला और सबसे आसान रास्ता है साधारण बहुमत से संशोधन। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये संवैधानिक ढांचे के अंदर एक छोटा-मोटा बदलाव या कोई अपडेट है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नए राज्यों को बनाना हो, नागरिकता के नियम तय करने हों, या फिर संसद की अपनी कार्यप्रणाली से जुड़े कुछ नियम, इन सब को सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से यानी 50% से ज़्यादा वोटों से बदला जा सकता है। अब जो दूसरा रास्ता है वो पहले से कहीं ज्यादा कठिन है। यह है विशेष बहुमत का रास्ता। और इसे इसलिए बनाया गया है ताकि संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार, उनकी हिफाजत की जा सके। तो विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बिल पास करने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली, सदन की कुल मेंबरशिप का 50% से ज्यादा समर्थन चाहिए, और दूसरी, जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत भी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी शर्त है जिसे पार करना आसान नहीं होता। और अब आता है तीसरा और सबसे कठोर रास्ता। ये उन बदलावों के लिए है जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का संतुलन है, उस पर सीधा असर डालते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्तियों में कोई बदलाव, या फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा। ऐसे किसी भी मामले में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ भारत के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। ये हमारे देश के संघवाद के सिद्धांत को मजबूती देता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये काफी सोची समझी लगती है ना? लेकिन क्या ये परफेक्ट है? देखिए, हर सिस्टम की तरह इसकी भी कुछ आलोचनाएं होती हैं। चलिए अब उन पर भी एक नजर डालते हैं। आलोचक कहते हैं कि संशोधन शुरू करने की सारी शक्ति केंद्र की संसद के पास है। राज्य तो इसकी पहल तक नहीं कर सकते। कुछ का मानना है कि ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा लचीली है, जिससे बार बार बड़े बदलाव होते हैं। वहीं कुछ दूसरों को लगता है कि कुछ मामलों में ये जरूरत से ज्यादा कठोर है, जो जरूरी सुधारों में रुकावट बनती है। और एक बात यह भी है कि संशोधनों के लिए कोई अलग से बॉडी, जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो अंत में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी और हमेशा चलने वाली चुनौती पर लाकर खड़ा करती हैं। एक ऐसी चुनौती जिसका सामना हर लोकतंत्र को करना पड़ता है। और वो चुनौती है स्थिरता और लचीलेपन के बीच सही बैलेंस खोजना। एक तरफ संविधान के वो मूल सिद्धांत हैं जिन्हें हमेशा कायम रहना चाहिए, और दूसरी तरफ समाज की बदलती जरूरतें हैं जिनके लिए बदलाव बहुत जरूरी है। ये जो बात कही गई है, ये उस संतुलन की जरूरत को बहुत खूबसूरती से बताती है कि प्रक्रिया ऐसी हो जो संविधान को राजनीतिक खेल का मैदान न बनने दे, लेकिन इतनी भी सख्त न हो कि वो समय के साथ अप्रासंगिक यानी इररिलेवेंट हो जाए।
और हम आज की बातचीत को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि क्या भारत की ये जो संशोधन प्रक्रिया है अपने इन तीनों रास्तों और सुरक्षा उपायों के साथ देश के भविष्य के लिए इस नाजुक संतुलन को साधने में कामयाब है। इस पर